हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नज़रुल हक और आपका स्वागत है NH एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम आज एक बहुत ही अहम टॉपिक तदरीस ज़बान के उसूल और तरीके पर बात करेंगे। तो इस टॉपिक में देखा जाए तो दो हिस्सा है इस टॉपिक का। एक तो है तदरीस ज़बान के उसूल और तरीके। तो हम पहले वाले हिस्से को देखते हैं पहले, उसके बाद फिर दूसरे वाले हिस्से को देखेंगे। तो हम पहले देखते हैं तदरीस ज़बान के उसूल क्या है। तो तदरीस ज़बान के बहुत सारे उसूल हैं, तो उसमें से जो खास है वो आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। आइए अब हम वीडियो को तफसील से शुरू करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि तमाम असातिज़ा अपनी शख्सियत, काबिलियत और ज़हानत के मुताबिक तालीम देते हैं। तो यहाँ जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड के जब सवाल को अब हल करेंगे, तदरीसी रुझान के सवाल को, तो आपको एक टीचर बन के सवाल को हल करना पड़ेगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि तमाम असातिज़ा अपनी शख्सियत, काबिलियत और ज़हानत के मुताबिक तालीम देते हैं। ठीक है। तो इस जो कोई भी उस्ताद है, जैसे आप लोग जब सीटेट का पेपर दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग एक टीचर बनने जा रहे हैं। तो आपके अंदर एक टीचर वाला एटीट्यूड होना चाहिए। आप एक टीचर की तरह आपके अंदर फीलिंग आनी चाहिए। तो आपके अंदर जो भी ये है, आपकी जो भी शख्सियत है या काबिलियत है या ज़हानत के मुताबिक आप बच्चों को तालीम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि कामयाब तदरीस के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ बुनियादी तदरीसी उसूलों को मलहूज़ रखें ताकि हमारा वक्त, मेहनत ज़ाय ना हो और नताइज भी ज़्यादा मौसर और कारआमद हासिल हो। तो इसमें यह है कि जैसे आप किसी को पढ़ाएंगे, ठीक है, किसी को आप जब पढ़ाएंगे तो एक तो होता है कि आप रिवायती तौर पे पढ़ा दिए, लेकिन अगर आप उसमें कोई तरीके को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, किसी तरीके के ज़रिए से आप पढ़ाते हैं, तो वो जो पढ़ाई है, बच्चे उस पढ़ाई को बहुत जल्दी समझेंगे और वो पढ़ाई बच्चों के जहन में देर तक बाकी भी रहेगा। ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि तदरीसी उसूल को अगर आप मलहूज़ रखेंगे तो आपका क्या होगा, वक्त बचेगा, मेहनत जो वक्त है, टाइम है, कम टाइम में आप ज़्यादा पढ़ा सकते हैं, अच्छे से पढ़ा सकते हैं, समझा के पढ़ा सकते हैं। ठीक है। और बच्चे जो हैं वो सीखेंगे उसमें। तो इसमें क्या होगा कि नताइज भी मुअस्सिर होगा। तो यहाँ बोलने का मतलब ये है कि पढ़ाते टाइम अगर आप उसूल को, तदरीसी उसूल को अगर आप जहन में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो बच्चे आपकी दी हुई तालीम को बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे। तो आगे देखते हैं कि तदरीस ज़बान के उसूल मुंदरजा झेल हैं। हाँ, अब यहाँ एक तफसील से एक लिस्ट है, आपको एक तफसील से एक बात बताई जा रही है कि तदरीस के जो उसूल है वो क्या क्या है। तो यहाँ बता रहा है कि तदरीस उसूल मुंदरजा झेल है। देखिए कि एक नंबर में देखते हैं कि उर्दू रस्मुल ख़त में महारत। तो उर्दू पेडागोजी पढ़ रहे हैं, इसलिए उर्दू के हिसाब से सारी बात की जाएगी इसमें। कि पहला पॉइंट है कि उर्दू रस्मुल ख़त में महारत, ठीक है, और तलफ़्फ़ुज़ पर दस्तरस। तो उस उर्दू रस्मुल ख़त पे इसमें दो बातें हैं। एक है उर्दू रस्मुल ख़त पे महारत होना चाहिए कि मतलब कोई भी लफ्ज़ आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कहाँ आपको स्वाद इस्तेमाल करना है, कहाँ जे इस्तेमाल करना है। जैसे आप मस्जिद लिखेंगे, जैसे आप मस्जिद लिखेंगे, तो आप अगर मस्जिद जे से लिख दिए मस्जिद तो गलत हो जाएगा, आपको मस्जिद जीम से लिखना है। ठीक है। और तलफ़्फ़ुज़ की बात ये होती है कि जैसे आपको जो बोलना है, बोलने का जो अंदाज़ होना चाहिए, वो जो बोलने का अंदाज़ है, जो लफ्ज़ जिस तरह से ज़बान से अदा करनी चाहिए उस तरह से आपको अदा करना पड़ेगा। तो हम अभी यहाँ सिर्फ देख लेते हैं, लिस्ट एक एक करके देख लेते हैं, फिर आगे इसकी तफसील आपको बताएंगे। तो यहाँ है कि मुहर्रकात का सही इस्तेमाल। मुहर्रकात कहते हैं हाथ हिला के, जो हाथ आँखों के ज़रिए जो बताते हैं बातों को, हाथ हिलाते हैं, हाथ हिला के ज़रिए से, या अपने जिस्म के हरकत जो करते हैं तो उसको बोलते हैं। तो जदीद तदरीसी तरीक़ों से वाक़फ़ियत और उन पर अमल। और चौथा है कि समी व बसरी आलात का इस्तेमाल। उसके बाद है पाँचवा है कसीर लिसानियात को कबूल करना। ठीक है। और इसी तरह है कि इनफरादियत को फ़रोग़ देना और मस्क का उसूल। इसी तरह सरगर्मी का उसूल और तदरीसी उसूल की पाबंदी। और लास्ट जो है 10वां नंबर पे है कि गलतियाँ आमोजिश का हिस्सा है। तो आपने जो ये सारी चीज़ें देखी हैं, सारी चीज़ एक एक करके उर्दू रस्मुल ख़त से लेके यहाँ गलतियाँ आमोजिश का हिस्सा है। ठीक है। तो अब एक एक करके हम देखेंगे इसमें कि एक एक करके सारे जो टॉपिक हमने 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक आपको बताया, तो इसकी एक तफसील देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी बात ज़रूरी है, अहम है। तो हम सबसे पहले देखते हैं
कि उर्दू रस्मुल ख़त क्या है, नंबर 1 में क्या है कि उर्दू रस्मुल ख़त में महारत और तलफ़्फ़ुज़ पर दस्तरस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि असातिज़ा का उर्दू रस्मुल ख़त में महारत रखना खुसूसन इब्तदाई जमातों में बहुत ज़रूरी है। इब्तदाई जमातों में बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बच्चे जब शुरू में ही अगर वो सीख ले सारी चीज़ तो आगे चल के उसके लिए आसानी हो जाएगी। तो उर्दू को आसान मजमून, यहाँ बात एक बताई जा रही है कि उर्दू का आसान मजमून समझने की वजह से उर्दू पढ़ाने वाले अक्सर ज़बान के उस्ताद नहीं होते, इसलिए वह रस्मुल ख़त में माहिर नहीं होते। तो यहाँ एक बात ये कहा जा रही है कि अच्छा पहले आप ये समझिए कि रस्मुल ख़त होता क्या है। रस्मुल ख़त किसको बोलते हैं? रस्मुल ख़त ये बोलते हैं कि लिखावट, जैसे ये हम लिखा हुआ है ना, ये आपके सामने, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये तो रस्मुल ख़त ही तो है। उर्दू का रस्मुल ख़त यही है, ये तो उर्दू का रस्मुल ख़त ही तो ये। तो जैसे उर्दू रस्मुल ख़त के बारे में इसलिए कहा जा रहा है कि अगर बच्चों को आप बोलेंगे मजमून लिखें, जैसे टीचर अगर बोर्ड पे लिख रहे हैं या बच्चों को बता रहे हैं कि बेटा मजमून कैसे लिखा जाता है, तो अगर टीचर अगर इस तरह से मजमून लिख दे, मजमून, ठीक है, जीम से लिख दे मजमून, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, मजमून को ज़ो से लिखना है, मजमून को ज़ौद से लिखना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ मजमून। ठीक है, जैसे यहाँ मजमून लिखा हुआ है, तो रस्मुल ख़त इसी को बोलते हैं, रस्मुल ख़त। तो यहाँ बोले जा रहा है कि अक्सर जो टीचर होते हैं वो ज़बान के टीचर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो रस्मुल ख़त अच्छे से नहीं लिखते हैं। और एक दूसरी बात यह है कि वो लोग हैं कि उर्दू को आसान मजमून समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और उर्दू को भी सीखने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे हैं कि जैसे हम उसको जीम की जगह, ज़ौद की जगह जीम इस्तेमाल कर देता है, या जे की जगह जीम इस्तेमाल कर देता है। तो ये सब सारी चीज़ों को सीखना है। आइए अब आगे देखते हैं। एक तो बात हो गई है रस्मुल ख़त की बात, ठीक है। अब देखते हैं, ये रस्मुल ख़त की बात हो गई। अब देखते हैं तलफ़्फ़ुज़ की दस्तरस। तलफ़्फ़ुज़ किसको बोलते हैं? तो यहाँ है कि गुफ्तगू में पहला मरहला लबो लहजा की दुरुस्ती है, इसलिए सही तलफ़्फ़ुज़ सिखाना ज़रूरी है। तलफ़्फ़ुज़ से मुराद यह है कि हर हर्फ की आवाज़ इसके सही मखरज के साथ अदा की जाए, ठीक है, सही मखरज के साथ अदा की जाए, और हर लफ्ज़ ना सिर्फ दुरुस्त तरीके पर बोला जाए बल्कि अल्फाज के दरमियान मुनासिब ठहराव, फासले, वक्फ़ों का लिहाज भी रखा जाए। तो यहाँ तलफ़्फ़ुज़ की बात की जा रही है। तो तलफ़्फ़ुज़ को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आप जो बोल रहे हैं, आप जो बात बोल रहे हैं, तो उसका जो है सही मखरज कि जीम को कैसे बोलना है, सौद को कैसे बोलना है, सीन और शीन में क्या फ़र्क है, इसी को कहते हैं लबो लहजा। और लबो लहजा इसी को कहते हैं कि आपकी जो आवाज़ है बिल्कुल सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा हो। जैसा हम एक मिसाल के साथ इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि तलफ़्फ़ुज़ से मुराद यह है कि हर्फ की आवाज़ उसके सही मखरज के साथ अदा हो, ठीक है। अगर इसी लाइन को अगर कोई इस तरह से बोले कि तलफ़्फ़ुज़, अगर देखिए पहले हम गलत बोल के बता रहे हैं, फिर हम सही बोल के बताएंगे, ठीक है। जैसे हम अभी गलत बोल रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि तलफ़्फ़ुज़ से मुराद यह है कि हर हर्फ की आवाज़ उसके सही मखरज के साथ अदा की जाए। तो अगर इस तरह से बोला जाए तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये मखरज सही नहीं है, इसका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह से बोले इसको कि तलफ़्फ़ुज़ से मुराद यह है कि हर हर्फ यानी बड़ी हा, एक छोटी हा एक बड़ी हा, तो हर्फ नहीं बोलना, इसको हर्फ बोलना है। और यहाँ देखिए हर हर्फ की आवाज़, यहाँ लिखा हुआ आवाज़, अगर आप इसको बोलेंगे आवाज़ तो ये गलत हो जाएगा। तो उसके सही है, बड़ी है, मखरज के साथ अदा की जाए, ठीक है। तो यह हमने आपको एक मिसाल, तलफ़्फ़ुज़ का एक मिसाल बताने के लिए हमने इस लाइन को पढ़ के आपको बताया। तो हमने जो पहली बार पढ़ा था तो वो गलत तरीके से पढ़ा, उसके बाद फिर दूसरी बार सही तरीके से पढ़ के बताया कि तलफ़्फ़ुज़ किसको बोलते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दूसरा है कि मुहर्रिकात का सही इस्तेमाल, मुहर्रिकात का सही इस्तेमाल। तो मुहर्रिकात किसको बोलते हैं? मुहर्रिकात उसको बोलते हैं कि कोई भी टीचर जब पढ़ाते हैं
تو جب زبان سے کوئی بات بولتے ہیں تو اپنے جسم کے ذریعے سے، اپنے ہاتھ ہلا کے یا آنکھوں کے ذریعے سے کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب آپ چیز بتائیں گے بچوں کو تو اس میں ہاتھ کا اشارہ بھی کریں گے، جسم کی حرکتیں بھی مناسب حساب سے اگر ہو تو بچے اس میں بہت جلدی سے سمجھ جاتے ہیں. تو آئیے اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں، کہ زبان کو دلچسپ اور قابل فہم بنانے کے لیے بولنے کے ساتھ ساتھ معلم کو محرکات میں تنوع، اسٹیمولس ویریشن کا بھی استعمال کرنا چاہیے. تو اس میں لکھا ہے محرکات میں تنوع. تو کہاں آپ کو ہاتھ ہلانا ہے، کہاں آپ کو مطلب کلاس میں جیسے آپ چلتے ہوئے پڑھا رہے ہیں یا کلاس میں آپ ایک جگہ کھڑے ہو کے نہیں، کبھی بورڈ پہ لکھ رہے ہیں، کبھی چل رہے ہیں، کبھی اپنے ہاتھ ہلا رہے ہیں، کبھی آنکھوں کے ذریعے سے کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو محرکات کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے جسمانی حرکات کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بتائیں، یہ بچوں کو آپ سمجھانے کی کوشش کریں. تو یہاں ایک بات ہے کہ محرکات میں تنوع ہونا چاہیے. تو محرکات میں تنوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف ہاتھ نہ ہلائیں، ایک طرح کا صرف ہاتھ نہ ہلاتے رہیں، بلکہ اس میں ہوتا ہے کہ آپ کا لب و لہجہ جس طرح سے ہو، آپ جس طرح سے بات بول رہے ہیں، آپ کا ہاتھ بھی اسی حساب سے ہلنا چاہیے، اور اس میں بالکل گیپ نہ ہو. جیسا آپ جو کچھ بول رہے ہیں اگر اس کے حساب سے ہاتھ ہلانے کی ضرورت ہے تو آپ ہاتھ ہلائیے، آپ کو اس کے حساب سے انگلی دکھانے کی ضرورت ہے تو انگلی ہلائیے، انگلی دکھائیے، جسم کے حرکات سے بتائیے. تو اس میں تنوع ہونا چاہیے، تبھی بچے سمجھ پائیں گے. اس کے بعد تیسرے نمبر میں ہے کہ جدید تدریسی طریقوں سے واقفیت اور ان پر عمل. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جدید تدریسی طریقوں سے واقفیت اور ان پر عمل. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے روایتی پڑھائی، اور اس میں دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ تدریس میں فرق آتا رہتا ہے. تو اس میں ہوتا ہے کہ لوگ ریسرچ جب کرتے ہیں کہ کیسے بچوں کو اچھے سے پڑھایا جائے، کیسے بچے زیادہ اچھے سے سیکھیں گے، تو اس میں ہوتا ہے کہ ایک طریقہ، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو جو ہمارے بڑے لوگ جو ہیں، جو پڑھانے کا جو طریقہ بتاتے ہیں، تو جو نئے نئے طریقے ہیں تو ان کو سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات ہے ان سے تو وہ سب چیز آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پڑھائیں گے کلاس روم میں جا کے تو ساری چیزیں آپ ان پر عمل بھی ہونا چاہیے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کہ سمعی و بصری آلات کا استعمال. سمعی و بصری آلات کا استعمال. تو اس میں ہے کہ سمعی ایک چیز ہے، بصری ہے. ٹھیک ہے، سمعی بصری ہے، اور آلات کا استعمال کیسے ہونا چاہیے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو آپ جب تدریس کریں گے، آپ جب پڑھائیں گے کلاس میں، تو صرف آپ زبان سے بول کے نہیں، آپ کسی چیز کو دکھا کے، جیسے کوئی چیز سنا کے یا دکھا کے، جیسے سمعی مطلب سننا اور بصری دیکھنا بتائیں، تو کسی چیز کو آپ سنا کے، جیسے ریڈیو سے، موبائل سے، یا کسی چیز کو دکھا کے، جیسے چارٹ پیپر وغیرہ سے آپ دکھا کے پڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہے کہ کمرہ جماعت میں درس و تدریس کا عمل مؤثر اور دلچسپ بنانے کے لیے معلم مختلف طرح کے سامان استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف سامان استعمال کرتے ہیں. انہیں سامان یا آلات کو تدریسی آلات کے نام سے جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں کہ تدریسی آلات میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں جس کے ذریعے سے بچے بہت اچھے سے سیکھ سکتے ہیں. تو یہاں سب سے پہلے ہے کہ سمعی آلات. سمعی آلات کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایسے آلات جنہیں سنا جا سکتا ہے، جسے سنا جا سکتا ہے. تدریس کے دوران جسے کوئی بھی چیز آپ سنا کے تدریس، آپ تعلیم دے سکتے بچوں کو. تو اس میں تدریس آلات میں آپ ریڈیو ہے، ٹھیک ہے، ٹیپ ریکارڈر ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ہم نے مثال کے طور پہ 2 ہی چیز کو لکھا ہے. تو اس کے ذریعے سے سنا کے آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسری بات ہے بصری آلات. بصری آلات کس کو کہتے ہیں؟ تو ایسے آلات جنہیں دیکھا جا سکتا ہے، جنہیں دیکھا جا سکتا ہے، جیسے تصویر. ٹھیک ہے، تو اس کی مثال آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، جیسے یہ تصویر ہے. تو جیسا آپ میر کے بارے میں پڑھائیں گے، ٹھیک ہے، بچوں کو اگر آپ میر کے بارے میں پڑھاتے ہیں تو میر کی تصویر بھی آپ دکھا دیجیے کہ یہی میر ہے، یہی میر ہے. یا جیسے گلوب ہے، گلوب دیکھ رہے ہیں. جیسے آپ سوشل سائنس اگر پڑھاتے ہیں تو آپ کو بتانا ہے، کسی حصے کو بارے میں بتانا ہے. جیسے آپ بتائیں گے کہ بہار ہے یہ، ٹھیک ہے، یا دیش کے بارے میں، ملکوں کے بارے میں بتائیں کہ انڈیا ہے. تو آپ گلوب میں اس کو دکھا کے بچوں کو دکھا سکتے ہیں گلوب کے ذریعے سے. تو اس موقع کے بچے کے دماغ میں بہت جلدی بات وہ بیٹھ جاتی ہے. اور ایک ہے چارٹ یا نقشے کے ذریعے سے بھی آپ بتا سکتے ہیں. تو یہ ہو گئے سمعی آلات اور یہ ہو گئے بصری آلات. اور ایک ہے کہ سمعی اور بصری دونوں ہے. ٹھیک ہے، اس میں سمعی اور بصری دونوں آلات ہیں. تو سمعی اور بصری دونوں آلات کون سے آلات؟ ہم نے پہلے دیکھا سمعی، اس کے بعد بصری. ٹھیک ہے، اب دیکھیں گے سمعی اور بصری، یہ دونوں ایک ہی ساتھ ملا کے. تو سب سے زیادہ مؤثر طریقے سے اگر بچے سیکھتے ہیں تو اسی سے سیکھتے ہیں. کہ کوئی بھی چیز اگر بچے کان سے سن لے
और फिर आंखों से देख ले तो उसको जल्दी से याद हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि समी और बसरी आलात क्या है। तो ऐसे आलात जिन्हें सुनने के साथ साथ देखा भी जाता है, देखा भी जा सकता है। तो कौन कौन से, जैसे टीवी है, कंप्यूटर है वगैरह लिखा हमने कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप उसको प्रोजेक्टर के ज़रिए से भी आप इसको कोई भी चीज़ को आप दिखा के आप सुना दोनों सकते हैं एक ही साथ। तो उम्मीद है कि आप यहाँ जो हमने बताया अभी कि तदरीसी जो समी व बसरी जो आलात हैं, समी व बसरी आलात है, आप समी व बसरी आलात के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए अब हम देखते हैं उसके बाद क्या है कि यहाँ है कि कसीर लिसानियात को कबूल करना, कसीर लिसानियात को कबूल करना। हमारी जमातों में मुख्तलिफ़ ज़बानों के बोलने वाले तलबा तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। यह मुख्तलिफ़ ज़बानें हदफ़ ज़बान के लिए असासा का काम करती है। उन्हीं ज़बानों की आमोजिश में रुकावट समझने के बजाय एक वसीला के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें बात ये बताई जा रही है कि जिस क्लास रूम में आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें होता है कि मुख्तलिफ़ ज़बान यानी बोली बोलने वाले तलबा उसमें आते हैं। तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि एक तरह के अगर ज़बान बोलने वाले लोग होते तो पढ़ाने में कितना अच्छे से हम पढ़ा सकते थे। ये सब नहीं सोचना है, क्योंकि भारत में आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ हर एक आप कदम कदम पे देखेंगे तो हर एक लोग अलग अलग बोलने वाले, अलग अलग बात करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे, अलग अलग ज़बानें मिल जाएंगी। तो आपके अंदर एक चीज़ ये होना चाहिए कि कसीर लिसानी, कसीर मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, कसीर मतलब ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा ज़बान के बारे में कम से कम इल्म होना चाहिए। तो हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कहा जा रहा है कि कसीर लिसानियात को ही आप क्लास में इस्तेमाल करें तो वो बेहतर हो सकता है क्लासरूम। तो यही बात कही जा रही है कि आपके अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप कई ज़बान को जानते हो, कम से कम तीन से ज़्यादा, यानी कसीर से ज़्यादा। कसीर का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें है कि आपको ये नहीं सोचना है कि अगर कसीर लिसान वाले बच्चे अगर आपके क्लास में हैं तो आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आपको वो एक मौका समझना चाहिए कि आपको एक मौका मिला है सबके साथ अलग अलग तरीके से बात करने के लिए। ठीक है, वसीला के तौर पर आपको इस्तेमाल करना चाहिए इसको। और यहाँ एक बात ये बताई जा रही है उर्दू के बारे में कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं जिन्होंने उसके हुस्न में इजाफ़ा का काम किया है। तो इसमें हुस्न का इजाफा काम इसलिए क्या है कि अगर कोई भी चीज़ एक जैसी एक ही तरह के हों तो वहाँ अच्छा नहीं लगता। जहाँ तनव्वुर हो, तरह तरह की चीज़ें हो, वहाँ अच्छा लगता है। जैसे उर्दू में देखिए कि मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं, उर्दू के, हिंदी के, इंग्लिश के और भी दूसरी ज़बानों के जो अल्फाज हैं हमारे उर्दू में हैं, तो कितना बेहतरीन लगता है हम लोग को बोलने में। ठीक है, उसके बाद है इनफरादियत को फ़रोग़। तो हर बच्चा अपने आप में अनोखा होता है। मुअल्लिम, उस्ताद, ब्रैकेट में उस्ताद हैं, तो मुअल्लिम जमात के तमाम तलबा को एकसानियत से मुखातिब, यहाँ गलत हो गया, ते लिखा गया, तो होना चाहिए मुखातिब में। ठीक है, मुखातिब नहीं कर सकता। तदरीस में इनफरादी फ़र्क को मलहूज़ रखना चाहिए। हमारी तवज्जो तिफ़्ल मरकूज़ तालीम पर होनी चाहिए, जिसमें मुअल्लिम एक फैसिलिटेटर होता है। तो यहाँ 2-3 बात समझने की है कि जो हमारा इसमें जो हेडिंग है वो है इनफरादियत को फ़रोग़ देना। इनफरादियत को फ़रोग़ देने का क्या मतलब है? इनफरादियत को फ़रोग़ देने का मतलब ये है कि आपके क्लासरूम में 20 बच्चे या 30 बच्चे हैं, ठीक है, तो उसमें जो है हर बच्चे के अंदर एक अलग अलग खूबी होती है। तो एक टीचर को चाहिए कि उस खूबी को पहचाने, उस खूबी को जाने। तो इससे ये होगा कि कौन सा बच्चा आप जब पढ़ाएंगे, क्लास में मुखातिब करेंगे, तो आप एक तरह से मुखातिब उसको नहीं कर सकते। ठीक है, एक तरह से मुखातिब नहीं कर सकते। जो बच्चा सुन के सीख रहा है उसको सुना के सिखाइए, जो बच्चा देख के सीख रहा है उसको देख के सिखाइए। इनफरादियत को फ़रोग़ दीजिए, यानी कोई
आपके बच्चे, अगर आपके क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो उसमें 5 बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ अगर ज़्यादा सुन ले तो उसको समझ में आ जाती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, एक बच्चे अगर ऐसे हैं जो बोर्ड में लिखा हुआ देख के समझ जाता है। तो आपको क्या करना है, इनफरादियत को फ़रोग़ देना है। आपको ये सोचना है क्लास में 20 बच्चे तो एक साथ हैं, एक साथ आप तालीम दे रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि हम एक तरह बोल के सबको हम पढ़ा लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर ऐसा होना चाहिए कि हम एक बच्चों को अलग अलग तरीके से हम समझा सकते हैं। तो उसको इनफरादियत को फ़रोग़ बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक बात ख़ास ये है आपके सामने, जो सीटेट में आपको पूछा जाएगा, तो आपको इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए कि जो आज का जो तालीम है वो है तिफ़्ल मरकूज़ तालीम है। तिफ़्ल मरकूज़ तालीम किसको कहते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। पहले होता था टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। तो आज अब का जो दौर है वो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी बच्चे को ही सबसे खास समझा जाता है, बच्चे ही सबसे अहम है। आपको इस तरह से सवाल पूछ लिया जाएगा, मिसाल के तौर पे इस तरह से कि एक क्लास में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आपका ऑप्शन रहेगा टीचर, आपका ऑप्शन रहेगा उस्ताद, तालिब इल्म और टेक्स्ट बुक और पढ़ाने का तरीका। तो आप इसमें क्या लगाएंगे? आप अगर इसमें टीचर लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा, टेक्स्ट बुक लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, पढ़ाने का तरीका अगर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। आपको वहाँ टिक लगाना है तालिब इल्म पे, ठीक है, तालिब इल्म पे तो टिक लगाना है, तब आपका सही होगा, क्योंकि आज का जो तालीम है वो है तिफ़्ल मरकूज़, ठीक है। और जो मुअल्लिम है, मुअल्लिम की हैसियत है फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर किसको बोलते हैं? फैसिलिटेटर उसको बोलते हैं कि बच्चे खुद करके सीखेंगे, बच्चे खुद ही करेंगे, आपको सिर्फ उसकी रहनुमाई करना है, आपको सिर्फ उसकी रहनुमाई करना, आपको देखना है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, कैसे नहीं सीख रहे हैं, सिर्फ आपको उसकी रहनुमाई करना है। आपको एक फैसिलिटेटर की तरह रहना है। आपको आप वहाँ क्लासरूम में जाके आप ऐसे रहिए कि आप नहीं सिखा रहे हैं, बच्चे खुद ही सीख रहे हैं। जहाँ बच्चे नहीं सीख रहे आप उसको सिर्फ वहाँ हेल्प कर रहे हैं, बस इतना ही आपका काम है। और जो तालीम है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है। उसके बाद है मश्क का उसूल, ठीक है। ज़बान की आमोजिश में तकलीद और उसकी मश्क बहुत अहमियत है, मश्क की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो इसमें बोला जा रहा है कि ज़बान की आमोजिश में अगर ज़बान आप सीख रहे हैं तो उसकी तकलीद करना चाहिए। तकलीद का क्या मतलब हुआ? तकलीद का मतलब ये हुआ कि टीचर जिस तरह से बोले, जैसे अगर ज़बान है, लफ्ज़ ज़बान है, ठीक है, ज़बान, अगर टीचर ये बच्चे इसको ज़बान बोले तो टीचर अगर इसको बोल के सिखाए कि नहीं ये ज़बान नहीं है, ये ज़बान है, जैसे ज़बान है, ठीक है, तो बच्चे इस तरह से उसको बोल के सीखे, यानी मश्क करे, ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करे, ज़बान बोलने की कोशिश करे, ज़बान बोलने की कोशिश करे, तो बच्चे उसको सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या जा रहा है, ज़बान से मुतालिक किसी भी नुक्ता के हुसूल के लिए बच्चा जितनी बार दोहराएगा ज़बान पर दस्तरस उतनी ही पुख्ता होगी। लिसानी पुख्तगी के लिए मश्क लाजमी है, मश्क लाजमी है, ठीक है। तो कोई भी लफ्ज़ को, कोई भी जुमला को जब टीचर सिखाना चाहता है बच्चे को, तो टीचर बोले और बच्चे से बोले कि वो बार बार इसको मश्क करे। तो एक बात तो हो गई मश्क करना, और दूसरी बात होगी यहाँ जो आप देख रहे हैं कि तकलीद करना, ठीक है। तकलीद करने का मतलब ये है कि टीचर जो करे बच्चे उसके पीछे पीछे वही करे। जैसे कोई भी, जैसे लफ्ज़ बोलने की, जैसे आमोजिश है, आमोजिश है, अगर इस लफ्ज़ को कोई आमोजिश बोले तो ये गलत हो जाएगा। टीचर इसको बोल के सिखाए कि ये आमोजिश नहीं है, ये आमोजिश, जेश है, आमोजिश, एक जे और शिन, तो दोनों का तलफ़्फ़ुज़ अच्छे से होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं तकलीद। और इसको जब बार बार आप बोलेंगे, बार बार जब बच्चे जब बोलेंगे तो ये हो जाएगा मश्क, ठीक है, ये हो जाएगा मश्क। उसके बाद है कि सरगर्मी का उसूल। सरगर्मी का उसूल क्या है? हम यह बात बेहतर तौर पर जानते हैं कि बच्चे सुनने के मुकाबले अक्सर करके ज़्यादा जल्दी से सीख जाते हैं, ठीक है। ज़बान की क्लास की यह कमज़ोरी है कि उसमें सरगर्मियों का इस्तेमाल कम होता है और सुनने और निसाबी किताब पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। ज़बान की आमोजिश के लिए सरगर्मियाँ लाजमी है। तो सरगर्मी का मतलब ये होता है कि जैसे आप बच्चों को किसी चीज़ का आप लिखना सिखाएंगे तो आप सरगर्मी का उसूल हर चीज़ का एक तरीका होता है। तो सरगर्मी क्लास में सरगर्मी करने का मतलब ये है कि जैसे आप ज़बान पढ़ाते हैं तो बच्चों को सिखाना चाहते हैं सही लफ्ज़ कैसे लिखा जाए, तो आप एक बॉक्स लीजिए, बॉक्स में लिखिए गलत लफ्ज़ लिखिए, और उसके बाद बच्चों को बोलिए कि एक एक पर्ची उठाए और अगर उसमें पर्ची में गलत लिखा हुआ तो बोर्ड पे सही लिखे। तो इसी को बोलते हैं सरगर्मी। तो इसी तरह से अगर आप सरगर्मी कराएंगे तो बच्चे के अंदर जो सही लिखने का तरीका है वो आ जाएगा। तो अब हो गए सरगर्मी के बाद, अब आगे देखते हैं कि तदरीसी उसूल के जो पाबंदी जो है वो भी करनी चाहिए। अगर कोई भी टीचर
तदरीसी उसूल की जो पाबंदी अगर वो करे तो उसमें क्या होगा, बच्चे अच्छे से सीखेंगे। तो तदरीसी उसूल की पाबंदी क्या है कि तदरीस उसूल जैसे क्या है, मिसालों से उसूल की जानिब जाना। तो मिसालों से उसूल की जानिब का क्या मतलब है, जैसे अगर आप क्लास में नाउन पढ़ा रहे हैं या इसम पढ़ा रहे हैं, नाउन पढ़ा रहे हैं जिसको संज्ञा बोलते हैं, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको उसका जो डेफिनेशन है वो नहीं बताना है। पहले आप बच्चों को क्लास में ला कर पूछिए उससे कि जो क्लास में जो जो चीज़ दिखे, जैसे मेज़ है, डेस्टर है, बोर्ड है, तो आपको पूछिए बच्चों कि ये क्या है, तो बच्चे बताएंगे कि ये डेस्टर है, बोर्ड है। तो आप जब एक एक चीज़ें जब पूछेंगे उस सब चीज़ों को आप बोर्ड में लिखते जाइए, ठीक है। या किसी का नाम पूछिए, वो अपना नाम बताएगा, तो उसके बाद जब आप एक एक चीज़ करके लिखते जाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि उसके बाद तारीफ बताएंगे कि संज्ञा किसको कहते हैं। तो किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आप जब बोर्ड पे एक एक चीज़ जब लिखते जाएंगे, जो जो बच्चे बताएंगे, और फिर उसी को आप जब तरतीब दे देंगे तो उसका ये वो तारीफ़ हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये है सहल से मुश्किल की तरफ, मुश्किल की जानिब। तो कोई भी चीज़ हो, पहले आप आसान चीज़ को बताना है, उसके बाद उसको मुश्किल चीज़ को बताना है बच्चे को। उसके बाद है ठोस से मुजर्रद की जानिब। ठोस से मुजर्रद की जानिब का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो बच्चे को आँखों के सामने दिखे उस चीज़ को पहले बताना है, और जो चीज़ नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो उसको बाद में बताना है, धीरे 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 करके बाद में बताना है, जो बच्चे के जहन में जल्दी से आ जाए, ठीक है। उसके बाद है लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो है गलतियाँ आमोजिश का हिस्सा है, गलतियाँ आमोजिश का हिस्सा है, ठीक है। तो मुअल्लिम अक्सर बच्चों की तरफ से होने वाली गलतियों को काबिल कबूल नहीं मानते, अक्सर उसके तय इजहार नाराज़गी जाहिर करते हैं। और जदीद नफ्सियाती उसूल के मुताबिक आमोजिश में गलतियां होना एक आम बात है, ठीक है। उसमें मुअल्लिम को हैरानी और नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, बच्चे गलतियां करके ही सीखते हैं। मुअल्लिम को बच्चों की गलतियों का तजज़िया करके उनकी फ़िक्र को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही अहम टॉपिक, ये बहुत ही अहम बात है इसमें कि गलतियां आमोजिश का हिस्सा है। तो जैसे कोई बच्चा सीख रहा है या कुछ लिख रहा है, कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें उससे गलती हो जा रही है, तो बच्चा अगर टीचर उसको मार दे उसी टाइम, तो बच्चा क्या करेगा, तो पढ़ाई छोड़ देगा, या वो पढ़ेगा नहीं, या पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देगा। तो अगर जो चीज़ वो गलती कर रहा है, आपको वहाँ सिर्फ ठीक करना है कि वो कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहा है। तो बच्चे जो हैं वो अक्सर गलती करके ही सीखते हैं, इसलिए इस चीज़ को जो दौर हाजिर का जो तालीम है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो बच्चे हमारे हैं वो पहले गलती करते हैं, उसके बाद सीखते हैं। तो इस चीज़ को हर टीचर के अंदर ये खूबी होनी चाहिए, हर टीचर को अंदर इतना ये वसी होना चाहिए कि वो बच्चे को ऐसे बताए, बच्चों को परेशान ना करे, बल्कि बच्चों को आसानी से, बच्चे जो भी चीज़ आसानी से समझे उसको आसानी से समझाने की ज़रूरत है। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे।